हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS। DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो अब हम लोग जैसा कि अब नए साल के नज़दीक पहुँच रहे हैं, तो आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर हो और अपनी तैयारियों को आपने शेप देते रहें, बेहतर तरीके से अपने जो है लक्ष्य तक पहुँचे। हम सब यही मनाते हैं, यही सब हम कामना करते हैं कि भाई जो है और DIS की तरफ से जो है आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ रहेंगी, शुभकामनाएँ रहेंगी आने वाले नए वर्ष के उपलक्ष्य में। लेकिन उसके पहले आइए चलिए देखते हैं कि DIS में जो है अभी कौन सा बैच ऑनगोइंग है। तो DIS एकेडमी देवघर IS एकेडमी साइंस एंड टेक का जो बैच है विच इज़ फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर मेंस, है ना। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। इनरोलमेंट ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। ये अवेलेबल है ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही मोड में क्या है, ये अवेलेबल है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर से, आप देख सकते हैं। और प्राइस है इस बैच का 999 जो है। और आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये बैच लिया किसके द्वारा जाएगा, तो देखिए ये बैच लेने वाले हैं नीरज नचिकेता सर, जो कि इंडिया के टॉप साइंस एंड टेक एजुकेटर हैं। ये वाजीराम में पढ़ा चुके हैं सर, विजन IAS में पढ़ा चुके हैं। तो आपको एक बहुत बड़े एजुकेटर से क्या है पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बड़ी शख्सियत है सर। और सर के माध्यम से चूंकि इनका खुद का जो अनुभव है साइंस एंड टेक का जो पढ़ाने का, वो अनुभव डेफिनेटली आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक के साथ आए हैं। सो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमेशा कुछ वैसे मुद्दों के साथ उपस्थित होते हैं जो बहुत ही क्या है, प्रासंगिक हैं, जो रेलेवेंट हैं। हाँ, यहाँ पर मेरी क्लास में का मकसद ये नहीं होता है कि मैं यहाँ आपको रटाऊं कि आप कुछ रटिए। नहीं, मेरी क्लास का जो एम है वो ये है कि आप समझिए और आप जानिए, आप जो है समझें और जानें कि क्या है न्यूज़ में। इनफैक्ट मेरे कई न्यूज़ ऐसे हैं जो मैं आपको हिंदू पेपर के एनालिसिस वगैरह से जो आता है मैं वहाँ से आपको देती हूँ। तो ये जैसे ये न्यूज़ जो है ये आया था द हिंदू न्यूज़पेपर में, और इसे ही मैंने यहाँ पर कवर करने का क्या किया है, कोशिश किया है कि आप इसे क्या करिए यहाँ पर। हाँ, तो हिंदू न्यूज़पेपर में जो है एक सोर्स जो दिया गया था वो ये था कि ओपीएम कल्टीवेशन इन इंडिया, हिस्ट्री, लॉ एंड मॉडर्न डेज इशू। चूंकि अफीम के जो है कल्टीवेशन को लेकर के भारत में क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसको लेकर के भारत में क्या कानून है, और आज के समय में वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे हैं जो कि ओपीएम से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये हम देख सकते हैं, और इनफैक्ट जो है जैसे अगर बात किया जाए तो इसके साथ साथ एक टॉपिक या फिर एक मुद्दा ये भी जुड़ा रहता है कि मादक पदार्थों का के उन्मूलन हेतु भारत के प्रयास, है ना, कि मादक पदार्थों को लेकर के जो है इसके उन्मूलन को लेकर भारत के क्या प्रयास हैं। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ये जो है न्यूज़ क्यों चर्चा में रहा, या फिर तो देखेंगे अफीम के बारे में। ठीक है जी। अब क्या है इसका, भारत में कहाँ पर इसकी क्या खेती होती है, ये क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारा जो लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, दैट आवर व्हाट इज आवर विजन। तो हमारा विजन है 2047 तक क्या करना है, भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाना है। और हम लोग इसी इसमें क्या कर रहे हैं, संदर्भ में काम कर रहे हैं। हाँ, तो खास तौर से भारत में मादक पदार्थों का जो दुरुपयोग हो रहा है या उसका जो तस्करी संबंधी जो गंभीर चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम लोग के सामने चुनौतियां नहीं है, है ना। तो इसमें लाखों लोग, खास तौर से विशेषकर जो है युवाओं के स्वास्थ्य और कल्याण और सुरक्षा को लेकर के क्या करता है, ये प्रभावित करता है। तो इन ये जो मादक पदार्थ आप देख रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट या जिस सबसे ज्यादा ये प्रभाव जो है ये किसके ऊपर पड़ता है, तो विशेषकर युवाओं के ऊपर।
विशेषकर युवाओं पर। तो अब क्या है यहाँ पर कि इसको लेकर के, जैसा कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें या हम लोग बात करें कि जैसे कि गृह मंत्रालय ने एक बार जो रिपोर्ट दी थी उसमें ये कहा गया था कि मादक पदार्थों के उन्मूलन होते हुए हमें एक बेहतर स्ट्रैटेजी क्या करनी होगी, बनानी होगी, क्योंकि कई राज्यों में अगर देखा जाए कि जो है भांग और अफीम के उत्पादन जो है वो क्या हुआ, इलीगल तरीके से बढ़े भी हैं और उसको सरकार नष्ट करने की कोशिश भी कर रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है। इलिक्ट यहाँ देखेंगे। हाँ, इस जो है ओपीएम कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन मध्य प्रदेश मालवा रीजन एट ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स लाइक राजस्थान डिप्राइव प्राइमरीली बाय प्राइस डिस्पैरिटीज बिटवीन लीगल एंड ब्लैक मार्केट्स। तो जो हम बात करते हैं अवैध अफीम की खेती के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और राजस्थान के जो समीपवर्ती जिलों में केंद्रित है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, कानूनी और काले बाजारों के बीच मूल्य अंतर है। हाँ, तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो अफीम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेनली भारत में हम क्या देखेंगे, जो सबसे मेन एरिया या जो मेजर एरिया है वो कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि ये आपको कहाँ पर है, ये आपको राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जो उससे सटे हुए जो एरियाज हैं वहां पर भी इसकी क्या है खेती। अब वो चाहे काला बाजारी भी होता है यहाँ पर। इनफैक्ट अभी एक दो दिन पहले हिंदू न्यूज़पेपर में आया था मणिपुर के बारे में कि मणिपुर का भी एक ऐसा क्षेत्र है, एक एरिया है जहां पर प्रॉपर अफीम की खेती की जाती है। तो कुछ एरियाज हैं जहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी खेती क्या होती है इसके जो है कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। अब जैसे भारत में मादक पदार्थों के बारे में अगर कहा जाए कि तो इसके दुरुपयोग और तस्करी संबंधी गंभीर चुनौतियां हैं हमारे सामने, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर के। जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो भी यूथ्स हैं उनको लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। जैसे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 की बात अगर मैं करूं, यहाँ पे ड्रग रिपोर्ट हाँ 2022 की अगर हम बात करें, सो व्हाट वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि 2022 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भारत मतलब में जो है यहाँ पर 2020 में जब्त की गई जो अफीम की जो है चौथी सबसे बड़ी मात्रा 6.2 टन थी, और उसी वर्ष जो यहाँ पर जब्त की गई मॉर्फिन की जो तीसरी सबसे बड़ी संख्या 0.7 टन थी। तो आप सोच सकते हैं यानी कि ऐसा है कि कई तरीके से इलीगल तरीके से इसका तस्करी करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, है ना, अलग अलग रास्तों से क्या है यहाँ पर ड्रग्स को भेजना, मतलब इससे रिलेटेड। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा ये एक गंभीर चुनौती है हमारे सामने। अब आइए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे डेस्पाइट यहाँ पर देखेंगे, 1 सेकेंड। हाँ, डिस्पाइट अ लॉन्ग स्टैंडिंग लाइसेंस्ड ओपीएम कल्टीवेशन सिस्टम, इंडिया इज विटनेसिंग अ रिसर्जेंस ऑफ इलिक्ट ओपीएम प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एंड एडजॉइनिंग रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। तो अफीम की खेती के लिए जो लाइसेंस प्राप्त प्रणाली लंबे समय से चली आ रही है होने के बावजूद भारत में अवैध अफीम उत्पादन और तस्करी में पुनरुत्थान देखा गया है, खास करके मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है जी। तो इन सब एरियाज में मैंने क्या कहा कि अभी भी क्या है यहाँ पर कि हम लाख ये कह दें कि नहीं हमने हमारे हमारे लॉज हैं, हमने कड़े कानून बना रखे, बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे भारत में दो प्रमुख ड्रग उत्पादक क्षेत्र जैसे गोल्डन क्रिसेंट जो कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और गोल्डन ट्रायंगल जो कि थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बीच स्थित है, और इसे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए संवेदनशील बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए है क्या कि इसकी तस्करी से जो यूथ्स हैं, है ना, और जो भी हमारी जनरेशन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हाँ, जबकि हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर दिस रिवाइवल एक्सपोजेज अ सीरियस गैप्स इन नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट, एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। तो ये जो पुनरुद्धार देखा जा रहा है मादक पदार्थों के प्रवर्तन के संदर्भ में, तो ये कृषि नीति और केंद्र राज्य समन्वय में गंभीर कमियां को उजागर कर रही हैं कहीं ना कहीं से, कि अगर इस तरीके के मामले आ रहे हैं, बहुत ही अवैध तरीके से अगर इसकी खेती हो रही है और इसका जो है मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग इसका किया जा रहा है, तो ये सरकार और राज्य के बीच के कोऑर्डिनेशन को क्या करती है, बताती है कि यहाँ पर कुछ तो कमियां हैं। इट मीन्स कि
ये एक मेजर चैलेंज बन करके उभर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इन सब जगहों से देखा जाए, जब से अगर देखा जाए तो कृषक के लिए, इन सब के लिए क्या है, यहाँ पर ये दिक्कत जो है उत्पन्न कर सकते हैं अफीम के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, आइए इस पर हम बात करते हैं। डाइवर्जन फ्रॉम लाइसेंस्ड कल्टीवेशन, जैसे इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज परमिटेड टू ग्रो ओपियम पॉपी लीगली फॉर फार्मास्यूटिकल यूजेस। जैसे अगर कहा जाए कि भारत में अफीम की, जैसा हो सकता है आपके मन में एक प्रश्न आए कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम अफीम की खेती कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा है तो अफीम की खेती करने का जो कारण है, क्योंकि भारत में प्रॉपर वे में क्या है, यहाँ पर अफीम जो है औषधीय उपयोग के लिए अफीम पोस्त की खेती जो है वो कानूनी रूप से करने की अनुमति है। मीन्स हम मेडिकल पर्पसेस के लिए क्या कर रहे हैं, जो है ओपीएम की खेती कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि इसका जो है ड्रग्स के रूप में, मतलब नशे के लिए इसका यूज किया जाए, ये उस पर्सपेक्टिव में नहीं है। स्ट्रिक्टली है कि यहाँ पर फॉर मेडिकल पर्पसेस जो है ओपीएम का यूज होता है। फार्मर्स ओवर टैप पॉपी कैप्सूल्स बियॉन्ड परमिटेड लेवल्स। अब समस्या ये आती है कि जो कृषक हैं वो जो निर्धारित सीमा है, मीन्स आपसे कहा गया कि आप इतना ही पॉपी कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किसान निर्धारित सीमा से अधिक पोस्त का दोहन कर देते हैं। लिसिट प्रोड्यूस जो है यहाँ पर मिक्स्ड विद इल्सिट ओपियम एंड सोल्ड थ्रू इलीगल चैलेंजेस। अब वैध उत्पादन को अवैध अफीम के साथ मिलाकर अवैध माध्यमों से फिर बेचा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर खरीदना, आप समझिए, हमने जो किसान जो यहाँ पर जो खेती कर रहे हैं और उसके अलावा जो उन्होंने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर कल्टीवेशन किया, फिर उसको क्या करना होता है, उसको फिर ये अवैध तरीके से क्या है, ये अलग अलग जगह पहुंचता है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है, मुद्दा है, एक चैलेंज है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज मेडिकल पर्पस के लिए मिला है ना, नॉट फॉर द कि हम उसको मादक पदार्थ की तरह से यूज करें, तो वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये एक सबसे बड़ी जो है समस्या है यहाँ पर, जो देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखा जाए यहाँ पे, जैसे भारत द्वारा अफीम और भांग की खेती को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए गए, ऐसा नहीं है, मेडिकल पर्पस के अलावा मैं बात कर रही हूँ। जैसे भारत में व्यापक रूप से उत्पादित और उपयोग किए जाने वाली दो ड्रग्स अफीम और भांग है। जैसे पोस्ता के पौधे से अफीम और भांग के पौधे से भांग प्राप्त होती है, तो दोनों को जो है साइको एक्टिव ड्रग्स कहा जाता है, और इसके प्रयोग से या लत से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अफीम में क्या है, यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ देखिएगा कि अफीम के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दो तरह की आपको चीजें यहाँ सामने आएंगी। हाँ, दो तरह की चीजें आपको यहाँ पर सामने आएंगी। तो वो क्या है, एक है पोस्ता के पौधे से अफीम, ठीक है जी, एक ये हो गया। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वो है भांग के पौधे से भांग प्राप्त करना, ठीक है ना, जो कि मादक पदार्थ में अगर हम बात करें भांग के पौधे से, ओके जी। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि मादक पदार्थ जिसमें, अब इन दोनों के कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों को साइको एक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। ये दोनों को साइको एक्टिव ड्रग कहा जाता है, ठीक है जी। और यही क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, यानी इसके बारे में, यानी इसी का लत और स्वास्थ्य समस्याएं, इसके अगर हमने लत लेना शुरू कर दिया, एडिक्शन अगर हमने शुरू किया, तो हमें पास क्या होगी, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाएंगी फिर। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि ये है प्रॉब्लम, यानी कि जो समस्याएं देखी जाए तो वो आपको समस्याएं यहाँ पर दिखाई देंगी।
अब आइए, अब सवाल ये उठता है कि एक्सपेंशन ऑफ द नारकोटिक्स नेटवर्क के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से, जैसे सरकार जो है अपने जानते हुए में बहुत सारे उपाय भी कर रही है। जैसे नारकोटिक एनसीबी जो है, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण जो है, आप देखेंगे कि भूमिका निभाते हैं यहाँ पर। जैसे एनसीबी ने भी बताया यहाँ पे कि लगभग अगर देखा जाए तो अफीम की खेती जो है में जैसे 1 एकड़ में भांग की फसल नष्ट हो चुकी है। और जिन राज्यों में जैसे फसलें जो हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे भी क्या है, ये सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लेवल पे भी हम देखते हैं यहाँ पर कि इसकी खेती देखने को मिल जाती है, या इसका इलीगल तरीके से कुछ ना कुछ कल्टीवेशन इसका क्या है किया जा रहा है। तो इसमें ये कहा गया कि एक्सपेंशन ऑफ नार्कोटिक्स नेटवर्क, पॉपी हस्क और ओपियम जो है मूव थ्रू इंटर स्टेट रूट्स लाइक फीडिंग मार्केट, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो जो आपने देखा यहाँ पर कि जो खेती की जा रही है, इलीगल जो खेती की जा रही है, वो क्या है, अलग अलग जगहों पे क्या हो जा रही है, पहुंच जाती है। कैसे? तो ये आपको इलीगल रूट से, अब वो चाहे भारत के अलग अलग राज्यों में जो है वो क्या हो जाते हैं, ये पहुंचा दिए जाते हैं। These networks जो है increasingly intersect with synthetic drugs, expanding the narcotic ecosystem beyond the traditional opium। अब उसको ये क्या करते हैं, एक सिंथेटिक ड्रग के रूप में भी क्या है वो बना देते हैं। जो एक जो ट्रेडिशनल ओपियम है उसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं क्या कि जो सेवन किया जाता है, जो कहते हैं ना कि इसको ड्रग्स की लत है, वो वहां तक पहुंच जाता है मामला। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एक्सप्लॉइट प्रॉपर रूरल इन्फोर्समेंट ऑल्सो। और इसके लिए एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है, एक ऐसा चेन है जो उसको क्या कर रहा है, लगातार भंग कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि उसको जो है जो खासतौर से जो कृषक हैं, जो प्रॉपर वे में जैसे खेती करते हैं, तो वहां पर ये उससे क्या कर रहा है, वो इससे नुकसान पहुंचा रहा है इसके माध्यम से। अब देखेंगे यहाँ पे कि इन्फोर्समेंट एंड गवर्नमेंट, तो इसमें ये भी कि भाई सरकार और जो गवर्नेंस जो है वहां पे कहाँ पर क्या क्या मामले हैं। जैसे फ्रैगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मल्टीपल एजेंसीज हैं, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स हो गए, यहाँ पे सीबीएन। कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि यहाँ पर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं इसे रोकने के लिए, टू रेगुलेट। तो आप देख सकते हैं, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। तो यू कैन सी यहाँ पर हो गया एनसीबी, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये रहा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स हो गया, एंड स्टेट पुलिस हो गया, ऑपरेट विथ वीक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो कहीं ना कहीं से अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन, मतलब अगर बड़े लेवल पर ये इस तरह का कार्य कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल अंडर यूटिलाइजेशन, जैसे लिमिटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ सैटेलाइट इमेजिनरी, क्रॉप एनालिटिक ड्रोन्स एंड डिजिटल ट्रैकिंग टूल्स, डिटेक्शन, इलिक्ट कल्टीवेशन एंड ट्रैफिकिंग। देखिए अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे रोकथाम करें, है ना, हम इसे कैसे रोकें और हम इसे कैसे रोक पाएंगे। तो रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारे जो इंस्टीट्यूशनल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनको क्या करना होगा, मजबूती से एक साथ कोऑर्डिनेशन बना करके काम करना होगा, तभी ये गैप फुलफिल हो पाएगा। क्योंकि अभी कहा गया कि इनके बीच में कुछ गैप्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करें, तकनीक का हम बेहतर तरीके से अगर यूज करें, तो तकनीक क्या कर सकती है, एक जैसे जो सैटेलाइट इमेज है वो आपको मिल जाएगा, क्रॉप एनालिटिकल्स जो है ड्रोन्स के थ्रू हम पता कर सकते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग टूल्स हो सकता है, जो हम डिटेक्टिंग इलिक्ट जो है कल्टीवेशन और ट्रैफिक नेटवर्क्स जो है, जो इससे जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है, जो अवैध रूप से क्या कर रहा है, इसका व्यापार कर रहा है, अवैध नेटवर्क, उसे हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं इसके माध्यम से। लीगल एंड प्रोसीड्यूरल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, जैसे अंडर एनडीपीएस जो एक्ट है 1985, stringent evidentiary and standards and procedural safeguards make securing convictions against large organized drug syndicates particularly challenging। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि हम कुछ तरीकों के माध्यम से हम इसको और क्या कर सकते हैं, स्ट्रांगली हम इसे पकड़ सकते हैं, हम इसे रोक सकते हैं। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आगे की राह क्या हो सकती है। जैसे कि ये जो एक इलीगल जो चेन बना रखा है अलग अलग राज्यों से जुड़ करके और अलग अलग जगह पे ये पहुंचा दे रहे हैं इसे अफीम को, तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड जैसे हम ये कर सकते हैं कि अफीम की वैध खरीद में हम सुधार करें, उचित मूल्य निर्धारण और समय पर भुगतान जो है पारदर्शी नियम। सो इट मीन्स कि रिफॉर्म जो है लिसिट ओपीएम प्रोक्योरमेंट, फेयर प्राइसिंग होना चाहिए, टाइमली पेमेंट्स होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स होना चाहिए, डिप्लॉय द टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। प्रौद्योगिकी में खासतौर से जो है हम बेहतर तकनीक का उपयोग करें, और जैसे कि हम उपग्रह के माध्यम से जो है हमारे पास बेहतर इमेजेस रहेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा। स्ट्रेथन इंटेलिजेंस लेड इंटर स्टेट पॉलिसी,
खास तौर से जो इंटर स्टेट जो है यहाँ पर, जैसे हम अपनी इंटेलिजेंस व्यवस्था को इतना स्ट्रांग करें कि हमें सारी जानकारी मिल जाए यहाँ पर। और कंबाइन इन्फोर्समेंट, यहाँ देख सकते हैं डी एडिक्शन, अवेयरनेस एंड रूरल लाइवलीहुड सपोर्ट, तो प्रवर्तन को नशा मुक्ति, जागरूकता और ग्रामीण आजीविका सहायता के साथ एकीकृत करना। इम्प्रूव सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन थ्रू ज्वाइंट टास्क फोर्सेस, तो संयुक्त कार्य बलों के माध्यम से हम केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो व्हाइल नारकोटिक्स इन्वॉल्व सेंट्रल एजेंसीज, सो वीक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है अंडरमाइन सस्टेन इन्फॉर्मेंस। तो ये कई बार ऐसा होता है जैसे कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, जबकि मादक पदार्थों पर जब नियंत्रण की बात आती है तो ये केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर इस तरह के जो ये है प्रवर्तन जो है, अगर हम इस पर कुछ करना चाहें तो वो कहीं ना कहीं से आगे की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बाधित करते हैं। अब है यहाँ पर कि ये जो न्यूज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई दिस इशू मैटर्स, आखिरकार ये इशू मैटर्स क्यों करता है, बिकॉज ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, रूरल लाइवलीहुड्स और पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है, ग्रामीण आजीविका, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये शोज लिमिट्स ऑफ प्यूनिटिव ड्रग पॉलिसी विदाउट गवर्नेंस रिफॉर्म, है ना। तो ये कहीं ना कहीं से ये कहता है कि जो नशीली दवाओं से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशन है ना, तो ये बिना दंडात्मक नशीली दवाओं की नीति की सीमाओं को दर्शाता है कि हमें कहीं ना कहीं से उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है हमें स्टेप्स लेने होंगे, तभी जाकर के क्या हो सकता है, अफीम की खेती पे क्या हो सकता है यहाँ पर, या अफीम का जो इलीगल तरीके से जो यूज हो रहा है, हाँ, वो जो है कम होगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ देखेंगे कि जैसे कृषि संकट और कमजोर प्रवर्तन के क्षेत्रों में अफीम की अवैध तस्करी पनप रही है, अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो अफीम की खेती लगातार बढ़ती जाएगी। नियंत्रण आधारित दृष्टिकोण से हटकर हम प्रौद्योगिकी आधारित विनियमन और इस पर अगर हम आएंगे तो हो सकता है कि ये जो कंडीशन दिख रहा है ये क्या होगा, ये चेंज होगा। क्योंकि देखिए अफीम, अगर आपने देखा होगा कि अफीम की खेती कहीं भी अगर इलीगल तरीके से हो रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या आते हैं, उससे प्रॉब्लम ये आते हैं वहां पर कि समस्या वहां ये आती है कि जो वहां के कृषक हैं उनकी आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अफीम की खेती ऐसा नहीं कि आपके जो है ये बहुत ज्यादा लाभदायक, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि भारत में सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए अलाउ है। तो इसको लेकर के एक पूरा का पूरा अवैध ग्रुप क्या हो चुका है, बहुत एक्टिव है और बहुत उस पर क्या कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं से जो है हमारे यूथ्स के लिए या हमारे जो जनरेशन्स हैं उनके लिए ये क्या हो जाता है, संकटमय हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखा जाए तो अफीम की खेती जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अफीम की खेती को किस तरह से अवैध रूप से क्या करता है, रोकना जरूरी है। सेंटर और राज्य के बीच में जो है, जैसे मादक पदार्थ को लेकर के जो कंट्रोल की बात है यहाँ पे, उस पर हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पे। तो चूंकि ये नशीली दवाओं के व्यसन जो है लोगों को काफी ज्यादा क्या करता है, प्रॉब्लमेटिक या उस तरह की कंडीशन में ले जाएगा कि वो फिर उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे जो है लगातार खराब होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस पे क्या करें, हम इस पे जल्द से जल्द जो है बेहतर उपाय करें, और कानून प्रवर्तन जो है इससे जुड़ा हुआ उसको और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। जैसे जो भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, और एनडीपीएस अधिनियम ये सब जो है बेहतर तरीके से हम उसको मजबूत करके लागू करें। तो ये था आपको आज का सेशन। आशा करती हूँ कि अफीम से संबंधित किस तरह की समस्याएं हैं वो आपको बेहतर लगा होगा। जुड़े रहिए, बने रहिए।